आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भाषा विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भाषा विज्ञान से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं और रिपीट जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो रीतिकाल वाला वीडियो था उसका जो पहला प्रश्न था वो गलत हो गया था, तो उसको फिर से देख लेते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। ठीक है, तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इसका उत्तर हमने केशव दास भूलवश बता दिया। इसका उत्तर क्या होगा? देव होगा। ठीक है, ये देव की पंक्तियां हैं, महाकवि देव की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, केशव दास की दूसरी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देव। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां कवि देव की है। ठीक है, तो डी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। अब देख लेते हैं, भाषा विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी है वैदिक संस्कृत, सी है लौकिक संस्कृत और डी है अवहट्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत सबसे पहले आते। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृत इसका उत्तर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए है मगध, बी है द्वारिका, सी है अयोध्या और डी है मथुरा। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है? ब्रज भाषा मुख्य रूप से इसका केंद्र कहाँ है? उसका केंद्र क्या हो जाएगा? मथुरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन ए है बंगला, बी है कोंकणी, सी गुजराती और डी है संस्कृत। तो इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्ला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी लिपि देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्ला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है कैथी, बी है देवनागरी, सी है गुरुमुखी और डी है चित्रलिपि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, देवनागरी लिपि। फिर अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ऑप्शन ए है दक्षिणोत्तर क्षेत्र, बी है पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सी है उत्तर क्षेत्र, डी है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमोत्तर क्षेत्र। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी है पैसाची, सी है मागधी और डी है अर्धमागधी। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। फिर अगला प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत
एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है, किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है श्याम सुंदर दास, सी है आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा और डी है भोलानाथ तिवारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोलानाथ तिवारी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है अवधी, बी है बघेली, सी है ब्रजभाषा और डी है छत्तीसगढ़ी। 1 2 3 है। पहला है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी ब्रजभाषा और चौथी है छत्तीसगढ़ी। तो इनमें से पूछ रहा है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है। ठीक है ना, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है अवहट्ट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाली। ठीक है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश के बाद क्या आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवहट्ट। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत, प्राकृत, पाली ये सब अपभ्रंश के पहले आते हैं। सबसे आता पहले है वैदिक संस्कृत, इसके बाद है लौकिक संस्कृत और इसके बाद है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, फिर आधुनिक आर्य भाषा आती है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, राहुल सांकृत्याय ने खड़ी बोली को नाम दिया है। राहुल सांकृत्याय ने खड़ी बोली को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? राहुल सांकृत्याय ने खड़ी बोली को नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, बी है खड़ी बोली, सी कौरवी और डी है मानक हिंदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? राहुल सांकृत्याय ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। ठीक है ना, कौरवी नाम दिया है। कौरवी को खड़ी बोली के कहते हैं। और खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है ना, सौरसेनी अपभ्रंश इससे विकसित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है बघेली, बी है बुंदेली, सी है अवधी। ठीक है, और डी है छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। छत्तीसगढ़ी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बुंदेली नहीं है। ठीक है, बुंदेली कहाँ आती है? ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी और डी है खस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ठीक है ना, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, पश्चिमी हिंदी का विकास होता है और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास होता है।
खस से, खस से किस हिंदी का विकास हुआ है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है। ऑप्शन ए है 343, बी है 348, सी है 346, डी है 347। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 343, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी और डी है पैसाची। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, अभी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं, ठीक है ना, कौरवी। फिर इसके बाद हरियाणवी है, हरियाणवी, हरियाणी को बांगरू भी कहते हैं, बांगरू। इसके बाद ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। तो सौरसेनी जो अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरवी, और हरियाणी को बागरू कहते हैं, ब्रजभाषा है, बुंदेली और कन्नौजी है। फिर इसके बाद है मागधी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है, बिहारी हिंदी। इसमें कौन कौन सी है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी ये भी मागधी अपभ्रंश से है। फिर अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में क्या आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी में है, ठीक है। पैसाची पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, इसको कमेंट में बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, कितने हैं। ऑप्शन ए है 44, बी है 45, सी है 46 और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं, 45 है, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, क्या है। ऑप्शन ए है मराठी, बी है कौरवी, सी है गुजराती और डी है भोजपुरी। तो खड़ी बोली का एक नाम अन्य क्या रहता है, अभी चर्चा कर चुके हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी रहता है, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है। ऑप्शन ए है मेरठ, बी है आगरा, सी है मथुरा और डी है अयोध्या या अवध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, अयोध्या या अवध। मथुरा किसका है, ये ब्रज भाषा का केंद्र है, ठीक है ना, ब्रज भाषा का केंद्र है। फिर अगला प्रश्न है, द्विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। द्विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, किससे विस्तृत होता है। ऑप्शन ए है उपभाषा, बी है लिपि, सी है बोली और डी है भाषा। तो
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। किससे विस्तृत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बोली से। विभाषा जो होती है वो बोली से इसका क्षेत्र ज्यादा होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है देव, बी है नागरी, सी है वैदिक आर्य और डी है शारदा। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक आर्य। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का विकास किससे शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक आर्यों ने। ठीक है। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। ऑप्शन ए है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, ऑप्शन बी है वर्णों के संयुक्तीकरण, सी है दुरूप वर्ण और डी है समरूप वर्ण। तो देवनागरी लिपि की व्यवस्था क्या है, विशेषता क्या है? इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है? भोजपुरी का मुख्य केंद्र है क्या है? ऑप्शन ए है मुरादाबाद, बी है दिल्ली, सी है बिजनौर और डी है भोजपुर। तो भोजपुरी का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पे है? भोजपुर है। ठीक है ना। भोजपुरी, भोजपुर, भोजपुरी का मुख्य केंद्र जो है वो भोजपुर को माना जाता है। और ये बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही इसके अंतर्गत 3 आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 आती हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की ज्यादातर बोलियां, भारत की ज्यादातर बोलियां किस लिपि से निकली हैं? ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है मैथिली, सी है ब्राह्मी और डी है मगही। तो भारत की ज्यादा बोलियां किस लिपि से निकली हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है रोमन, बी है देवनागरी, सी है फारसी और डी है गुरुमुखी लिपि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निर्धारित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है, हिंदी भाषा की आदि जननी है कौन है? ऑप्शन ए है गुजराती, बी है संस्कृत, सी है कन्नड़ और डी है मराठी। तो हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना जाता है? तो आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है ना। सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत। ठीक है। इसके बाद लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के बाद पाली है, पाली। इसके बाद प्राकृत है, इसके बाद अपभ्रंश है। ठीक है ना। अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसी में है हिंदी। ठीक है। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? ठीक है। इसका ऑप्शन है ए है 4000, बी है 6000, सी है 400 और डी है 5000। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी विश्व की
कितनी भाषाओं में से एक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6000 भाषाओं में से एक है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि जो है ये कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन ए है दाईं से बाईं ओर यानी इधर से इधर, फिर बी है नीचे से ऊपर की ओर इधर, फिर ऊपर से नीचे और यानी कि इधर, फिर है डी है बाईं से दाईं ओर यानी इधर से इधर की ओर, इधर से इधर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग क्या इस तरह लिखते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं तो बाईं से दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है ना, देवनागरी हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, बाईं से दाईं ओर। फिर अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। ऑप्शन ए है 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी है 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन सी है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और डी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकाल में कौन आएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आएगा मध्यकाल में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी आएगा, और इसी में सबसे आएगा पहले पाली है, फिर उसके बाद प्राकृत, और फिर इसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, पाली का समय क्या रहता है? ईसा पूर्व 500 से 1 ईस्वी, और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश क्या रहता है? 500 से 1000 ईस्वी तक। तो ये इसका विकास क्रम रहता है। प्राकृत ईसा पाली सबसे पहले है, मध्यकालीन आर्य भाषा में सबसे पहले है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ये इसका विकास क्रम है। फिर अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नंदी दैवीय लिपि, बी है देवलिपि, सी है दैवीय लिपि, और डी है नंदी नागरी लिपि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंदे नागरी या नांदे नागरी। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भोजपुरी का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? ऑप्शन ए है भोजपुर, बी है छत्तीसगढ़, सी है जयपुर, और डी है किशनगढ़। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है पहाड़ी, बी है राजस्थानी, सी है बिहारी, और डी है पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी पहाड़ी किसके अंतर्गत आएगी? पहाड़ी के हिंदी के अंतर्गत ही तो आएगी। पहाड़ी है पश्चिमी, किसका विभाजन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? 3 है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में कौन कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी में क्या है? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, एक और है ढूढ़ाड़ी। क्या है? एक और है इसमें, देख लीजिएगा, इसमें एक और भाषा है जयपुरी ढूढ़ाड़ी, क्या नाम है?
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? पिंगल किस भाषा को कहा गया है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी। तो किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया जाता है? ब्रजभाषा को। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है ना अपभ्रंश साहित्य में, जो रासो ग्रंथ हैं वो डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, और जो एक और भाषा थी उस समय पिंगल भाषा, ठीक है ना। तो पिंगल भाषा का नाम ब्रज भाषा दिया, ठीक है। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो ब्रज भाषा को नाम दिया गया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? ऑप्शन ए है परिवार, बी है राजनीति, सी है धर्म और डी है भाषा विज्ञान। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? इसका उत्तर हो जाएगा भाषा विज्ञान। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ी जो है पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आती थी, छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो मध्य प्रदेश इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों की कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? राज्यों का कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 11 और डी है 3। तीन भागों में बांटा गया, ठीक है ना। का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग, 3 वर्गों में बांटा गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राजभाषा घोषित कराने वाले अहिंदी प्रस्तावक का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दलीप सेन, बी है गोपाल स्वामी अयंगर, सी है महात्मा गांधी और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी को राजभाषा घोषित कराने वाले अहिंदी भाषा प्रस्तावक का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। फिर अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है राजा राम मोहन राय, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है मदन मोहन मालवीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी के अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा, हिंदी राजभाषा है या हिंदी जन भाषा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हिंदी संपर्क भाषा है, ऑप्शन बी है हिंदी विदेशी भाषा है, सी है हिंदी राजभाषा है और डी है हिंदी जन भाषा। तो भारतीय संविधान में हिंदी के लिए लिखा है कि हिंदी राजभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है,
अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया है? अक्षर जो लिखे जाते हैं उनमें जो ये सिरोरेखा लगी रहती है, इसको लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव समिति, बी है हिंदी साहित्य सम्मेलन, सी है देवनागरी लिपि सुधार और डी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन सबसे पहले देवनागरी सुधार समिति के द्वारा किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, बी है गुरुमुखी लिपि, सी ब्राह्मी लिपि और डी है चंद्र लिपि। तो हिंदी की जो लिपि है भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, फिर बी ऑप्शन है प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, फिर सी ऑप्शन है मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता, फिर अगला प्रश्न ऑप्शन है डी सुंदर और सुगठित लिखावट। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पूछ रहा है? ठीक है ना, तो नहीं बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। ठीक है ना, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। फिर अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी को बोली को इस नाम से भी जाना जाता है, ढूढ़ाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जयपुरी बोली, बी है झाड़साही बोली, सी है अहरवाटी बोली और डी है काई कुई की बोली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ढूढ़ाड़ी को इस नाम से नहीं जाना जाता है, पूछ रहा है किस नाम से नहीं जाना जाता है, नहीं शब्द लगा है। ठीक है, ढूढ़ाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है, तो किस नाम से नहीं जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अहरवाटी। ठीक है, अहरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता, बाकी जयपुरी, झाड़साही और काई कुई की बोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के, यहाँ पर बोली है, ठीक है ना, बोली लिखा है तो बोली नहीं है, ये बोली है। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है बांगरू, सी कन्नौजी और डी है अवधी। तो हिंदी का जो मानक रूप है वह सबसे ज्यादा किसके निकट है? तो खड़ी बोली के निकट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है जादोवाटी, बी है डांगी, सी है सिपाड़ी और डी है सिकरवाड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, कौन सा नहीं है? सिपाड़ी नहीं है, सी वाला सही हो जाएगा, बाकी स्थानीय रूप है। तो ब्रज भाषा का स्थानीय रूप कौन सा नहीं है? सिपाड़ी नहीं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मराठा भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है देवनागरी, बी है गुजराती, सी है मराठी और डी है फारसी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा का लिपि क्या है? तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ऑप्शन ए है बीजी खेर, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी है पीडी टंडन और डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बीजी खेर।
बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। फिर है हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस वर्ग के अंतर्गत आती है? कौरवी किसके अंतर्गत आती है? अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? उपभाषा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है बिहारी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है राजस्थानी हिंदी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो जो कौरवी है, कौरवी को एक और नाम क्या है? कौरवी का खड़ी बोली, ठीक है ना, कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का जो है ये किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसका जो है सौर सेनी अपभ्रंश से आई है, ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है, सौर सेनी अपभ्रंश से। और इसमें कौन किन भाषा आती हैं? खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं, ठीक है ना, कौरवी। इसके बाद है हरियाणवी, हरियाणवी इसको बांगरू कहते हैं, हरियाणवी का नाम बांगरू भी है, बांगरू। इसके बाद और कौन कौन सी है? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, इसके बाद कन्नौजी है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो कौरवी जो है ये पश्चिमी हिंदी इसकी उपवर्ग है, ठीक है। और बिहारी हिंदी जो है इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीन भाषा है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है, तीन है, ठीक है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में बता चुके हैं, इसमें भी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ठीक है, जयपुरी इसी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? बिहारी उपभाषा की बोली कहाँ नहीं है? अभी चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है मगही, सी है बुंदेली और डी है मैथिली। तो बिहारी उपभाषा में कौन सी नहीं आएगी? बुंदेली नहीं आएगी, ठीक है ना, बुंदेली नहीं है। बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। बुंदेली किस में है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी। फिर अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है अवधी, अवधी, ठीक है, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बी है बघेली, भोजपुरी, मगही, सी है छत्तीसगढ़ी, हड़ौती, मेवाती, डी है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो अवधी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ब्रज ये सारे, ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, कौन है? ऑप्शन ए है नागरी लिपि, बी है कैथी लिपि, सी है शारदा लिपि और डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, कौन है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 अगस्त 1948 और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को प्रदान की गई। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी, बी से सौरसेनी, सी से पैसाची और डी से अर्धमागधी। तो बुंदेली जो है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पहला है खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहते हैं। इसके बाद हरियाणवी है, हरियाणवी, और इसके हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है ब्रज भाषा, इसके बाद है बुंदेली, और है एक कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा बुंदेली पूछ रहा है ना, तो बुंदेली सौरसेनी में आ जाएगी। मागधी में क्या है? बिहारी हिंदी की बोलियां आई हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। इसमें कौन कौन सी है? मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है। इसमें कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है, कन्नौजी बोली का क्षेत्र है कौन सा है? ऑप्शन ए है उन्नाव, बी है फिरोजाबाद, सी है हरदोई और डी है जालौन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कन्नौजी, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, हरदोई। ऑप्शन सी हो जाएगा हरदोई। कन्नौजी का जो है इसका विकास किससे हुआ है? हरदोई से। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हरदोई। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है उड़िया, बी मराठी, सी गुजराती और डी है पंजाबी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। तो इनमें से कौन सी लिपि देवनागरी भाषा में लिखी जाती है? तो जो मराठी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए है 8वीं, बी है 10वीं, सी 9वीं और डी है 7वीं। तो संविधान में जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनको किस अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है? तो अष्टम अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची, उसमें प्रांतीय भाषाओं का, प्रांतीय भाषाएं जो है उसके विषय में। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। फिर अगला है, संथाली किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए है भारोपीय परिवार, बी है द्रविड़ परिवार, सी है आस्ट्रिक परिवार और डी है चीनी तिब्बती परिवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आस्ट्रिक परिवार से। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आस्ट्रिक परिवार से इसका विकास हुआ है। संथाली का आस्ट्रिक परिवार से ये संबंधित भाषा है। फिर अगला प्रश्न है,
इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कन्नौजी, बी है बुंदेली, सी है अवधी और डी है मेवाती। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाए? किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो अवधी भाषा में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? ऑप्शन ए है गुजराती, बी है सिंधी, सी है राजस्थानी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा जो है ये सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी, ये सारी सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है सौर सेनी अपभ्रंश, बी है मागधी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा यानी सौर सेनी अपभ्रंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू हरियाणवी है, कन्नौजी है, ये सारी भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश से होता है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है, बिहारी हिंदी आ जाती है और इसमें 3 भाषाएं हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी की बोलियां आती हैं इसके अंतर्गत। पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ब्राह्मण अपभ्रंश कमेंट में बताइएगा इससे कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द लगा है, ठीक है ना, तो पूछ रहा है कौन सी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है यूनानी, बी है लैटिन, सी है फारसी, डी है अरबी। तो इनमें से आर्य भाषा परिवार की कौन सी नहीं शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी। ठीक है, अरबी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरबी जो है ये आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी है फारसी, सी अरबी और डी है बंगला। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया? भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 2 और डी है 3। तो भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से? सबसे पहले है प्राचीन आरतीय इसका देख लेते हैं कौन कौन से पूछा जाता रहता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहला है और इसके बाद है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आर्य भाषा काल। इसके बाद है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आर्य भाषा काल। इसके बाद है तीसरा, क्या है? तीसरे का नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल।
ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, ये आर्य भाषा का विभाजन है। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? जो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 50 और डी है 22। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में इस समय 22 भाषाएं। ठीक है ना, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 भाषाओं में कौन कौन सी है ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अनुसूची में इस समय 22 भाषाएं हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, यह अक्षरात्मक लिपि है, यह अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। किसके विषय में है? ऑप्शन है स्पेनिश, बी है देवनागरी, सी है फ्रांसीसी और डी है यूरोपीय। तो यह अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। तो यह किसके लिए आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि है। ठीक है ना, देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। फिर अगला प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। ऑप्शन ए है बोली, बी है लिपि, सी है उपभाषा और डी है बी भाषा। तो किसी भी बोली को लिखने का ढंग क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ढंग जो रहता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, कौन सी है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है मलयालम, सी है अवधी और डी है अंग्रेजी। तो भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा किसे माना जाता है? हिंदी को माना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फिर है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार, जो भारोपीय परिवार का प्रतिशत है वह क्या है? ऑप्शन ए है 25%, बी है 73%, सी है 1.30% और डी है 0.70%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है? तो 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अंकित करने को, बी है लिखित ध्वनि संकेतों को, सी है बोलने के तरीके को और डी है चित्रों को। तो लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। ठीक है ना, जो ध्वनि संकेत है उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 343, बी 344, सी 351 और डी है 345। तो राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? 344 के अंतर्गत किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से होता है? ऑप्शन ए सैंधव लिपि, बी है खरोष्ठी लिपि, सी है यूनानी लिपि और डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से होता है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन नागरी का
दक्षिण भारत में क्या नाम है? जो प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? ऑप्शन ए है देवनागरी, बी है आनंद नागरी, सी है नांदे नागरी और डी है ब्रह्म नागरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नांदे नागरी, ठीक है ना। नंदी नागरी या नांदे नागरी। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? नांदे नागरी। फिर अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? किस विद्वान ने सबसे पहले आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, बी है ग्रियर्सन, सी है बीम्स और डी है हार्ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हार्ने महोदय ने सबसे पहले भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। फिर अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है मैथिली ए है, बी है अभ्रंश, सी है तमिल और डी है तेलुगु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी वाला अपभ्रंश भाषा जो है ये प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। जैसे देख लेते हैं, पहले है पाली, इसके बाद प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, पाली प्राकृत अपभ्रंश और इसके बाद आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाली हो गया, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश के बाद आधुनिक है। तो इसमें पूछ रहा प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कौन है? तो हो जाएगा अपभ्रंश भाषा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? ऑप्शन ए है हरदेव बाहरी, बी है कामता प्रसाद गुरु, सी है भोलानाथ तिवारी और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? इसका उत्तर हो जाएगा हरदेव बाहरी ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रजबुली किस भाषा की एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबुली जो है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी का, बी है ब्रजभाषा का, सी है भोजपुरी का या डी है बंगला का। तो ब्रजबुली जो है ये किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगला भाषा का, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन ए है बिहारी, बी है असमी, सी है मराठी और डी है बंगला। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? मागधी से किसका नहीं है? मराठी का नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है खड़ी बोली, सी है मगही और डी है बुंदेली। तो इसमें से पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मगही किस में आता है? मगही मैथिली और भोजपुरी, मगही मैथिली और भोजपुरी ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी दाईं ओर इधर हुआ तो दाईं से बाईं कौन सी लिपि लिखी जाती है? ऑप्शन ए है रोमन, बी है देवनागरी, सी है फारसी और डी है रूसी। तो कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा फारसी लिपि। जो अपनी देवनागरी लिपि है वो किधर से लिखी जाती है? ये बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है, ठीक है। और जो फारसी लिपि है इसकी उल्टा चलती है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा
द्रविड़ परिवार की नहीं है। ऑप्शन ए है कन्नड़, बी मलयालम, सी बंगाली, डी है तेलुगु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाली। बंगाली द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है, भारत की संपर्क भाषा क्या है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है उर्दू और डी है मराठी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की संपर्क भाषा है, क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या मराठी। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला है, ठीक है, बी हो जाएगा। हिंदी जो है संपर्क भाषा भी है, संपर्क भाषा है। इसके बाद राजभाषा है, इसके बाद राष्ट्रभाषा भी है, ठीक है ना। तो संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा कुछ भी पूछता है तो इसका उत्तर एक ही होगा, हिंदी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? ऑप्शन ए है जर्मन, बी है अंग्रेजी, सी है चीनी और डी है फ्रांसीसी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो चीनी है इसकी अपनी अलग लिपि है मंदारिन, ठीक है ना, ये मंदारिन है, इसकी मंदारिन में लिखी जाती है, चीनी मंदारिन भाषा में लिखी जाती है, बाकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो तीसरा सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है, हिंदी की लिपि कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है रोमन, बी है देवनागरी, सी है ब्राह्मी लिपि और डी है गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, बघेली बोली का क्षेत्र है, बघेली बोली का क्षेत्र है कौन सा है? ऑप्शन ए है रीवा, बी है इंदौर, सी रायपुर और डी है भोपाल। तो बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए रीवा। अभी ये प्रश्न हायर में आया भी था। फिर अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? ऑप्शन ए है पहाड़ी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है पश्चिमी हिंदी और डी है खड़ी बोली। तो बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वैज्ञानिक यहाँ नहीं, यहाँ होगा वैज्ञानिक। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ऑप्शन बी है राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, सी है वैज्ञानिक ज्ञान आयोग और डी है शब्दावली आयोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है खड़ी बोली और डी है बुंदेली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हरियाणवी है, इसको बांगड़ू भी कहते हैं, इसके बाद ब्रज भाषा है, इसके बाद बुंदेली है,
इसके बाद कन्नौजी है, ठीक है। ये 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी भाग में स्थित। फिर अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ये ब्रजभाषा, बी है बांगरू, सी है खड़ी बोली और डी है अवधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी का विकास किस बोली से होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानक जो हिंदी है उसका विकास खड़ी बोली से हुआ है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी का विकास पर्याय बनी। किसका पर्याय बनती है? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का या देश भर से संपर्क का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनती है? राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनती है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? वर्तमान हिंदी का जो नाम खड़ी बोली पड़ा किस कारण पड़ा है? ऑप्शन ए है इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, डी है इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें खरी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है जयपुरी, बी है मारवाड़ी, सी है मेवाती और डी है मगही। तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है? तो कौन सी संबद्ध नहीं है? मगही, ठीक है। मगही मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी बंगला उड़िया, बिहारी बंगला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी, बी है सौरसेनी, सी है पैसाची और डी है अर्धमागधी। तो बिहारी बंगला उड़िया असमिया जो है इनका विकास किसका हुआ है? मागधी से, ठीक है ना। मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से होने लगता है? तो ऑप्शन ए है 11वीं शताब्दी, बी है 9वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी और डी है 6ठी शताब्दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सी नहीं, 6वीं शताब्दी से ही होने लगता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से ही मिलने लगता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज से प्रभावित साहित्य खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? ऑप्शन ए है संस्कृत निष्ठ हिंदी, बी है मानक हिंदी, सी पुरानी हिंदी और डी है कठिन हिंदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज से प्रभावित साहित्य या खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानक हिंदी जो बनी है इनसे मिलकर बनती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या जन भाषा। तो भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को मानक भाषा कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी अम्बेडकर और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में
स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी बाबूराव विष्णुराव पढ़ाकर और डी है राजगोपालाचारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, डी वाला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सरकारी कार्यालयों की भाषा, बी है राज्य में बोलचाल की भाषा, सी है राष्ट्रभाषा और डी है संविधान की भाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय क्या होता है? सरकारी कार्यालयों में जो भाषा होती है उसके लिए सरकारी कार्यालयों की भाषा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 346 और डी है अनुच्छेद 348। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 348। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? बिहारी हिंदी में कौन सी नहीं आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या छत्तीसगढ़ी? तो इसमें क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी में। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आएगी। बाकी मगही, मैथिली और भोजपुरी ये इसमें आएगी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए है 343, बी है 348, सी है 349 और डी है 351। तो उत्तर हो जाएगा 351। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अष्टम अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, बी है कांगड़ी, सी है राजस्थानी और डी है गोंडवी। इस प्रश्न का उत्तर खोज कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में नहीं है? कौन सी नहीं है? इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। ठीक है।